नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। प्रदेश के हर जिले की खबर बताने वाले हमारे इस खास बुलेटिन 22 जिले 22 खबर में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में करीब 42 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, जिनमें से 28 करोड़ 30 लाख 56 हजार रुपए के 3 विकास कार्यों का शिलान्यास और करीब 13 करोड़ 47 लाख 48 हजार रुपए के 7 विकास कार्यों का उद्घाटन शामिल है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल कर्ण स्टेडियम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला वासियों को लगभग 42 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 3 ऐसी योजनाएं थी जिनका उन्होंने उद्घाटन किया और 7 शिलान्यास मुख्यमंत्री ने अपने कर कमलों से करके करनाल वासियों को 42 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। वहीं आज मुख्यमंत्री ने कर्ण स्टेडियम का दौरा किया और उनके साथ खेल मंत्री भी साथ थे। उन्होंने कहा कि कोई भी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी जाएगी, खिलाड़ियों के लिए जो भी कोई ज़रूरत है वो पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल उसके बाद 11 बजे मधुबन पहुंचे और वहां पर पासिंग आउट परेड का उन्होंने सलामी ली। आज लगभग 400 जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको हरियाणा पुलिस में ड्यूटियों पर तैनात किया जाएगा। 344 पुरुष हैं और 56 महिला सब इंस्पेक्टर बनकर यहां से अब तैयार हो गए और उनकी ड्यूटियों के लिए हरियाणा में तैनात किया जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबको ईमानदारी से ड्यूटी निभाने की बात कही। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज़। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की स्थापना दिवस पर भिवानी पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़े 3 अध्यादेश किसानों के हक में हैं। प्रदेश के कृषि, किसान कल्याण, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि विपक्ष महज और महज सुर्खियां बटोरने के लिए सत्ता पक्ष पर अनर्गल आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस फसल बीमा योजना का विपक्ष के द्वारा विरोध किया जा रहा था, वही फसल बीमा योजना अब किसानों के लिए कारगर साबित होती जा रही है। भिवानी के CBLU यानी चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे जेपी दलाल ने न केवल प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के लिए उठाई जा रही योजनाओं पर तफसील से प्रकाश डाला, बल्कि साथ ही साथ विद्यार्थियों का भी आह्वान किया कि वे आत्मनिर्भर बनने के लिए विभिन्न तरीके अपनाएं। साथ ही साथ उन्होंने अध्यापकों का भी आह्वान किया, शिक्षक वृंद का भी आह्वान किया कि बच्चों में ऐसे नैतिक गुण डालें जिससे कि वो तरक्की के पथ पर आगे जा सकें। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में कहीं ना कहीं खोट है और इस वजह से विपक्षी बौखलाए हुए हैं। और वजह यही है कि चाहे बात MP की करें, बात छत्तीसगढ़ की करें या फिर राजस्थान की करें, वहां पर कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है और बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो वायदे करके इन तीनों राज्यों में कांग्रेस सत्ता में आई थी, वो वायदे भुला दिए गए हैं। छल और फरेब से वहां पर सरकार बनाई गई थी, लेकिन आज नौबत ये है कि विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। एक बार उन्होंने फिर से कहा कि ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत कब तक विधायकों को होटल में कैद रखेंगे, कब तक होटल से बाहर नहीं आने देंगे। हालांकि जेपी दलाल ने प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा की, साथ ही कहा कि बड़ौदा उपचुनाव हर हाल में बीजेपी व जेजेपी गठबंधन जीतेगा। ई रजिस्ट्रेशन के पक्ष में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया जा रहा ये नायाब कदम है। वहीं एक बार फिर से उन्होंने आशंका जताई कि प्रदेश में टिड्डी दल का खतरा अभी कम नहीं हुआ है और इसके लिए पूरी तरह से प्रदेश का कृषि महकमा, प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। दुनिया के लिए रोहतक PGI से एक अच्छी खबर आई है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन का पहला ट्रायल सफल हो चुका है और डॉक्टर्स दूसरा ट्रायल करने जा रहे हैं। अगर ये ट्रायल सफल होता है तो हरियाणा विश्व को बचाने वाला बन जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए PGI से। कोविड-19 से जहाँ पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व महामारी के प्रकोप में है और इसकी वैक्सीन निकालने में पूरा विश्व लगा हुआ है। और वहीं भारत में भी 13 जो मेडिकल संस्थाएं हैं उनमें वैक्सीन पर ट्रायल किया जा रहा है। अभी रोहतक PGI से एक अच्छी खबर आई है कि रोहतक PGI में जो ह्यूमन ट्रायल था, पहले फेज में 20 लोगों को सफल
ये परीक्षण हो चुका है और अभी दूसरे जो फेज का जो ट्रायल था ह्यूमन वो शुरू कर दिया गया है। और अभी बात करें तो आज 6 लोगों को जो वैक्सीन है वो दिया गया है। बिल्कुल सफल इसका परीक्षण रहा है। और जिस तरह से रोहतक पीजीआई की बात करें, डॉक्टरों का कहना है कि 6 से 7 महीने और लग सकते हैं वैक्सीन आने में। सभी को इंतजार है कोरोना महामारी की वैक्सीन आने को लेकर। और साथ में बात करें तो 375 लोगों पर 13 संस्थाएं हैं उन पर ये परीक्षण होना है। और रोहतक पीजीआई से आज इस तरह से खबर आई है कि जो 20 लोगों पर जो वैक्सीन है वो सफल रही है। अब जो दूसरे फेज की जो ट्रायल दिया जाएगा उसमें लोगों से अपील की गई है कि वो जो 18 से जो 55 तक की उम्र के लोग हैं वो इसमें ह्यूमन ट्रायल में हिस्सा ले सकते हैं। लगातार पीजीआई इसमें प्रयासरत है कि इस वैक्सीन को जल्द से जल्द ट्रायल पूरा करके लोगों को राहत दी जाए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह। चलिए अब आपको रोहतक से रेवाड़ी लिए चले, जहां पर कोरोना के 76 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। इसके बाद कुल मरीजों का आंकड़ा जिले में 1300 के पार जा पहुंचा। लॉकडाउन के दौरान रेवाड़ी एक ऐसा जिला था जो ग्रीन जोन में था और एक भी केस नहीं था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? शायद लोगों की लापरवाही, क्योंकि लगातार आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज भी इसी कड़ी के अंदर 76 नए मामले रेवाड़ी में सामने आए हैं और अब रेवाड़ी का आंकड़ा 1300 का पार कर गया है। और लेकिन गनीमत की बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी अच्छा है। 876 लोग अब ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बार बार इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी आपसे यही अपील करता है कि 2 गज़ की दूरी बड़ी ज़रूरी। अगर ये 2 गज़ की दूरी नहीं होगी तो रेवाड़ी की आने वाले समय में तस्वीरें कुछ और ही होंगी। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ श्याम बाटला, इंडिया न्यूज़ रेवाड़ी। वहीं पलवल में कोरोना के 39 नए मामले सामने आए। इसके बाद जिले में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 800 के पास जा पहुंचा। पलवल में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है, जिसके चलते पलवल में आज 39 मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीजों को फरीदाबाद के अल्फला कॉलेज व नल्लड़ के नूह भेज दिया गया है, जिसके चलते पलवल के जिला स्वास्थ्य अधिकारी ब्रह्मदीप सिंह ने जानकारी दी है कि पलवल में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं। जिसके चलते यह भी जानकारी दी गई है कि अभी तक 619 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 450 मरीजों का अभी जो टेस्ट हुआ था उनका रिपोर्ट आने की कल तक संभावना है। वहीं जानकारी दी गई है कि लगातार पलवल में जो कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है उसको लगातार रोकने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से हर रविवार सैनिटाइज कराया जा रहा है और ताकि संक्रमण को रोका जा सके। वहीं कोरोना से अभी तक 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कहीं ना कहीं जो लोग मौत हुई हैं उनसे लोगों को सबक लेना होगा, क्योंकि कोरोना इतनी भयानक बीमारी है कि अगर इसका बचाव नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़ पलवल। तो वहीं जींद में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। जींद जिले में कोरोना के एक डॉक्टर समेत 11 नए मामले सामने आए और एक्टिव केसों की संख्या 70 के पार जा पहुंची है। 3 लोग ठीक होकर वापस भी लौटे हैं। इसके अलावा आपको ये बताएं कि एक मरीज कोरोना की जंग भी हार गया, जो कि जुलाना का रहने वाला था। तो वहीं नूह जिले में कोरोना के 9 नए मामले रिपोर्ट हुए। अब तक जिले में कोरोना से 10 लोगों ने जान गंवा दी है। नूह जिले में लगातार बढ़ रही कोरोना वायरस के मामलों की संख्या अब 500 के आसपास आ गई है। 490 को क्रॉस कर ये आंकड़ा 500 के नजदीक है। तो वहीं जिला प्रशासन की तरफ से लगातार एक कोशिश की जा रही है कि बढ़ते हुए मामलों पर नकेल कसी जाए। इसके साथ साथ अभी तक 10 लोगों की मौत नूह जिले में हो चुकी है
और इसी को लेकर ग्रामीण इलाकों में जिस तरह की मुहिम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाई गई थी, उस मुहिम के तहत लगभग 100 से ज़्यादा गाँवों को अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा चुका है। और इसके साथ साथ लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि लोग एहतियात के तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बाहर निकलें तो मास्क लगाकर बाहर निकलें, क्योंकि लगातार जिस तरह के मामले बढ़ रहे हैं वो मामले अधिकांश ग्रामीण इलाकों से आए हैं। और यही एक बड़ी चुनौती है कि आखिरकार जिला प्रशासन बढ़ते हुए इन मामलों पर किस तरह से नकेल कस पाएगा। नूह से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। चलिए बात कर लेते हैं पंचकुला की, जहां पर कोरोना के 26 नए मामले सामने आए। कालका से 4, पिंजौर से 3, नानकपुर से 1, मड़ावाला से 1, चरनिया से 1, सेक्टर 25 से 3 मामले सामने आए। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि सभी को आइसोलेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चंडीगढ़ प्रशासन को भी सूचित कर दिया गया है। वहीं अंबाला में कोरोना की रफ्तार लगातार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही है। इसको लेकर अंबाला स्वास्थ्य विभाग ने नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के कोरोना जांच के लिए सैंपल्स लिए हैं। चलिए बात कर लेते हैं यमुनानगर की, जहां पर यमुना नदी कूड़े, कचरे और फैक्ट्रीज के गंदे पानी से मैली हो रही है। यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना यहाँ पहाड़ों में शुद्ध और साफ नज़र आती है, वहीं मैदानों में पहुँचती दूषित होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले मैदानी इलाकों में यमुनानगर में पहुँचती है, जहाँ 20 से भी ज़्यादा ऐसे स्थान हैं जहाँ सीधा दूषित पानी है वो यमुना में जाता है। यमुना के साथ साथ यहाँ वेस्टर्न यमुना कैनाल है, डिच ड्रेन है, जो इसको अलग से पानी को भेजा जाता है। इसके बाद यही डिच ड्रेन और यमुना जो पश्चिमी यमुना नहर है करनाल में फिर मिल जाती है। लेकिन जो 20 स्थानों पर जो यमुना दूषित होना शुरू हो जाती है, जितना भी केमिकल युक्त पानी हो सीधा ही यमुना में जाता है। जो हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आरओ हैं, उन्होंने में यमुना का दौरा करने के बाद बताया है कि 22 स्थान उन्होंने ऐसे चिन्हित किए हैं और वो विभाग को नोटिस भी करने जा रहे हैं, जहां से जो सीधा पानी यमुना में जा रहा है। इसमें कई सरकारी विभाग भी हैं जिनका जो दूषित पानी यमुना में जाता है। हालांकि नमामि गंगे की तर्ज पर रतनलाल कटारिया जो जल मंत्री है, उन्होंने कहा कि यमुना को भी साफ किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि यमुना प्रदूषण से कब तक मुक्त होगी। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। इधर सिरसा जिले की राजस्थान सीमा से सटे गांव खेड़ी में एक बार फिर से टिड्डी दल कहर बरपा रहा है। राजस्थान की सटे गांव खेड़ी में एक बार फिर टिड्डी दल को देखा गया। देर रात टिड्डी दल का पता लगने पर कृषि अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्प्रे कर टिड्डी को मार गिराया। हम आपको बता दें कि 11 जुलाई को भी टिड्डी दल ने सिरसा जिला के अंदर करीबन 10 गांव में हमला किया था, जिससे करीब 1000 एकड़ फसल बर्बाद हो गई थी। लेकिन एक बार फिर बार बार टिड्डी दल के खतरे से किसान कहीं न कहीं चिंतित दिखाई दे रहे हैं। यूं कह सकते हैं कि टिड्डी दल, प्रशासन और किसानों के बीच एक आंख मिचौली का खेल चल रहा है। जब हवा का रुख राजस्थान की होता है तो टिड्डी दल वापस चला जाता है, और जब हवा का रुख हरियाणा का होता है तो वापस हरियाणा की तरफ प्रवेश कर जाता है। ऐसे में कृषि अधिकारी हालांकि लगातार राजस्थान के अधिकारियों से संपर्क में है, लेकिन फिर भी टिड्डी दल का खतरा लगातार मंडरा रहा है। 11 जुलाई को नुकसान के किसान अब मांग करते हैं कि कृषि विभाग द्वारा रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय को भेजी जा चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से भी स्पेशल गिरदावरी का आदेश नहीं हुए हैं। किसानों की मांग है कि उनकी जो फसल बर्बादी है उसकी भरपाई की जाए और स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए। अब देखना होगा कि आने वाला है क्या सरकार किसी टिड्डी दल से स्थायी समाधान निकाल पाती है, या फिर यूं ही टिड्डी दल का हमला होता रहेगा और किसान पिप्पे थाली बजाकर खेतों में टिड्डी दल को उड़ाते हुए नजर आएंगे। सिरसा से अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं सोनीपत में शराब ठेके पर लूट की वारदात सामने आई। हथियारों से लैस 4 से 5 बदमाशों ने इस लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया।
सोनीपत पुलिस दावे कर रही है कि वो हत्या, लूट और चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन सोनीपत में बीती देर रात एक शराब ठेके पर 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने पहले शराब ठेके में काम कर रहे 2 करिंदों को बेरहमी से पीटा और बाद में वहां से 1 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत की राय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। हालांकि सोनीपत पुलिस का ये कहना है कि अभी मामले में शिकायत नहीं मिली है और जो शिकायत मिलेगी तो मामले में कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ के लिए सनी मलिक। इधर गुरुग्राम के भौंडसी जेल में डेप्यूटी जेलर धर्मवीर चौटाला नशे का पूरा कारोबार चला रहा था। जेल और पुलिस की निगरानी से बचने के लिए आरोपी डेप्यूटी जेलर खुद ही इन प्रतिबंधित चीजों को जेल के अंदर लेकर जाता था। इसके लिए बकायदा सभी चीजों का कोड वर्ड और रेट तय कर रखा था। गुरुग्राम की भौंडसी जेल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट धर्मवीर चौटाला की गिरफ्तारी के बाद हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल जेल की 4 दीवारी के भीतर किस तरह से नशे से लेकर मोबाइल फोन तक की सुविधाएं कैदियों तक पहुंचाई जाती थी, इसके कोड अब डिकोड होने लगे हैं। बकायदा ये सामान पहुंचाने के लिए अलग अलग कोड तय किए गए थे, जिसमें उड़ती चिड़िया, टिकटॉक, चक्की, गिनती काटना, इस तरह के तमाम कोड के साथ ये सुविधाएं जेल के अंदर कैदियों तक पहुंचाने का काम किया जाता था और इस सब के लिए बकायदा एक भारी भरकम शुल्क भी तय किया गया था। अगर किसी को 1 ग्राम सुल्फा चाहिए तो उसके लिए 1000 से 4000 रुपए तक देने पड़ते थे। वहीं जेल के अंदर मोबाइल फोन पहुंचाने के लिए 40,000 से 60,000 रुपए का रेट तय किया गया था। इसके अलावा टीवी, कूलर या दूसरी सुविधाओं के भी जेल में रेट तय किए गए थे। अब गिरफ्तारी के बाद लगातार पुलिस ये पूछताछ और जानने की कोशिश कर रही है कि धर्मवीर चौटाला के साथ और कौन कौन लोग इस पूरे रैकेट में शामिल हैं। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। वहीं चरखी दादरी में ट्रैफिक पुलिस के एसआई और सिपाही 500 रुपए के मास्क के चालान को लेकर आपस में ही भड़ गए। दोनों के बीच मारपीट की भी नौबत आ गई। बगैर मास्क के चालान काटने को लेकर लगातार आए दिन पुलिस सुर्खियों में है। ताज़ा तरीन मामला चरखी दादरी का है, जहां पर चालान काटने के मसले को लेकर ट्रैफिक पुलिस के 2 जवान आपस में भिड़ पड़े। नौबत हाथापाई तक भी आई, लेकिन लोगों ने बीच बचाव कर उनको छुड़वाया। हालांकि पूरा मामला वीडियो कैमरे में कैद हुआ है और ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। जानकारी के अनुसार महिला थाने के बाहर 2 टीमों के द्वारा अलग अलग तरीके से चालान काटे जा रहे थे। 2 टीमें ट्रैफिक विभाग की उन लोगों के चालान काट रही थी जो लोग बगैर मास्क के बाहर घूम रहे थे। ऐसे में एक टीम के द्वारा जब एक युवक का चालान काटा गया तो दूसरी टीम के एक एसआई वहां पर आए, विरोध जताया कि ये इलाका उनके क्षेत्र के मातहत आता है। ऐसे में दोनों पक्षों में भिड़ंत भी हुई। दोनों एसआई आपस में भिड़े, गाली गलौज की नौबत आई, हाथापाई तक की नौबत आई, लेकिन बीच बचाव करते हुए दूसरे पुलिस जवानों ने उनको छुड़वाया। हालांकि मामले का वीडियो वायरल हुआ है। उसके बाद पुलिस अधिकारियों का कहना, और खासतौर पर अगर बात की जाए ट्रैफिक इंचार्ज राजवीर सिंह का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। मामले की जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। वहीं कैथल में पुलिस ने 2 गाड़ियों से नकली पेस्टिसाइड की बरामदगी की है और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। कैथल में पेस्टिसाइड दवाइयों का जो एक नकली दवाई थी उसका एक बड़ा जखीरा कैथल में बरामद हुआ है, पकड़ा गया है। उस जखीरे को लेकर जब कैथल के कृषि अधिकारी करमचंद जिंदल को सूचना मिली थी कि कोई बड़ी गाड़ी कुरुक्षेत्र की तरफ से कैथल आ रही है, तो उसमें काफ़ी मात्रा में जो नकली पेस्टिसाइड दवाइयाँ हैं वो जा रही है, उसकी सूचना को लेकर उन्होंने कैथल के एसपी से बातचीत की गई। तो एसपी ने नाके लगाकर उस गाड़ी को पकड़ा गया। जो अनाज मंडी चौकी है उस चौकी में गाड़ी को रुकवाया गया और गाड़ी के साथ साथ जो 3 युवक थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके साथ साथ उसमें जो भी 52 पेटी जो नकली पेस्टिसाइड दवाइयों की थी वो बरामद कर ली गई है और जो इसकी कीमत बताई गई है 3 लाख के करीब इसकी कीमत बताई गई है। पुलिस को भी
भी बड़ी कामयाबी कैथल में हासिल हुई है। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार जो ये 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, कितनी बार इन्होंने दवाइयों को बेचा होगा और कहाँ कहाँ ये सप्लाई करते हैं। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। वहीं फरीदाबाद साइबर क्राइम टीम ने फेसबुक पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले एक नाइजीरियन गिरोह का पर्दाफाश किया। यदि आप फेसबुक यूजर हैं और किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेते हैं तो आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। फरीदाबाद पुलिस की तरफ से 5 नाइजीरियन और 2 भारतीय यानी कि 7 लोगों को इसी तरह के ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद में फेसबुक चलाने वाले एक व्यक्ति द्वारा एक महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की गई थी। उसके बाद में उसे तरह तरह के उस महिला की तरफ से प्रलोभन दिए गए, यानी कि विदेश से गिफ्ट भेजने के नाम पर उसे ठगी का शिकार उन्होंने बनाया। कस्टम ऑफिसर के तौर पर उसे फ़ोन किया गया और उससे कहा गया कि आपको गिफ्ट भेजना है और इसके बदले में सर्विस चार्ज लिया जाएगा। जैसे ही उसने उसे पैसे भेजे उसके बाद में वो फेसबुक यूजर फ्रेंड जो महिला के तौर पर रिक्वेस्ट भेजी थी उसने अपने आप का फ़ोन नंबर और फ्रेंड रिक्वेस्ट भी वहां से हटा ली। उसके बाद जैसे ही पुलिस को इस बात की शिकायत दी गई, पुलिस ने जाल बिछाकर ऐसे 5 नाइजीरियन और 2 भारतीय 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। वहीं नारनौंद में भगत सिंह मार्केट के दुकानदारों ने नगर पालिका के खिलाफ विरोध जताया। दुकानदार भगत सिंह मार्केट और कॉलेज की दीवार के पास कूड़ा डालने का विरोध कर रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार इस कचरे की वजह से कस्बे में बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। दुकानदारों का ये भी कहना है कि नारनौंद नगर पालिका के सफाई कर्मचारी पूरे कस्बे का कचरा इकट्ठा करते हुए भगत सिंह मार्केट के पास खाली पड़ी जमीन में लाकर डाल देते हैं, जिसको लेकर कई बार दुकानदारों ने नगर पालिका के सचिव को लिखित में शिकायत दी, लेकिन उसके बावजूद भी नगर पालिका सफाई कर्मचारी कचरा यहीं पर डालते हैं, जिसके वजह से यहां पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। वहीं कुरुक्षेत्र में सांसद नायब सिंह सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने ताजा फल सब्जी मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फल सब्जी मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है और इससे लोगों को काफी फायदा होगा। वहीं महेंद्रगढ़ में कोविड इंसिडेंट कमांडर एसडीएम ने बाजारों का निरीक्षण किया और कंटेनमेंट जोन में आने वाले दुकानदारों की दुकानें कार्रवाई बंद करवाई। आपको ये बताएं कि उन्होंने ये भी कहा कि आगामी आदेश से पहले दुकानें अगर खुलती हैं तो इनके कानूनी कार्रवाई भी होगी। इसके साथ ही साथ मास्क न पहनने वालों का चालान भी इस दौरान काटा गया। वहीं फतेहाबाद के भूना इलाके के खंड विकास पंचायत कार्यालय में शराब पीने का मामला सामने आया। दहमान गांव के सरपंच शेर सिंह यादव, ब्लॉक समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि विक्रम और अन्य कई पंचायतों के पंचों पर कार्यालय में शराब पीने का आरोप लगा है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए। वहीं पानीपत के वार्ड 23 में स्थित इंदिरा कॉलोनी में हल्की सी बारिश होने के बाद भी सड़कों पर पानी का जमावड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है मानो ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो, जिससे कॉलोनी वासी काफी परेशान हैं। लोगों का ये कहना है कि इलाके में ना तो सड़कों की मरम्मत होती है और ना ही सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाता है। मलेरिया, डेंगू इत्यादि फैलने का डर भी बना हुआ है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द उन्हें समस्या से निजात दिलाई जाए। और इसी के साथ 22 जिले 22 खबर के इस खास बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।